नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 8th हिंदी का पाठ 16 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है पानी की कहानी। और इसके जो लेखक हैं वह हैं रामचंद्र तिवारी जी। यहाँ पर पानी के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं 16 चैप्टर पानी की कहानी। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि उसकी बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे ना रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी मालूम है। मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है। तो यहाँ पर जो पानी की कहानी है उसको भी बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है, एक बूंद इसके हाथ पर गिरती है लेकर के, और जैसे ही वो गिरती है तो उसको आश्चर्य होता है कि मतलब ये कहाँ से आई है। फिर वही बूंद जब उसके हाथ पर स्थिर हो जाती है तो उसको लगता है कि जैसे कोई मतलब आवाज़ सुनाई दे रहा है, संगीत सुनाई दे रहा है। तो वो इधर उधर देखता है, परंतु उसको कहीं भी दिखाई नहीं देता कि कौन बजा रहा है। फिर बाद में पता चलता है कि वही बूंद उससे कुछ बोल रही है सुरीली आवाज़ में कि सुनो सुनो। तो वो भी उससे कहता है, ठीक है, कहो कहो। और वो उसे वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको उसके प्रश्न का उत्तर मिलता है। और फिर वो अपने बारे में बताने लगती है कि मैं जल हूँ, मुझे लोग है ना पानी कहते हैं, और मैं ओस हूँ, और मैं क्या है, जो पेड़ का बेर है, पेड़ का जो पेड़ है उससे आई हूँ। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि नहीं, तो पेड़ उससे कहाँ से आ सकती हो, पानी का फव्वारा तो कहीं और से ही निकलता है। अगले पृष्ठ पर, बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। मतलब मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, तो ऐसा लगा जैसे उसे दुख हुआ इस बात से। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे, मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। यहाँ पर जैसे ही लेखक बोलता है, मतलब उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है, तो जो बूंद है उसकी वह बोलती है कि मेरे को ही खा करके, मेरे को ही पी करके जो ये पेड़ हैं वह क्या है, बड़े हुए हैं। स्वाभाविक है, जब तक पेड़ों में यदि हम पानी नहीं डालते तो वो बड़े नहीं होते हैं। और उसने कहा कि ये सभी क्या है, हम जैसे भाई बंधुओं को ही नष्ट कर करके इतने बड़े हुए हैं। तो उसकी कहानी को लेखक यहाँ ध्यान से सुन रहा है। हाँ तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली।
थी। मतलब उसने अपनी कहानी बताई कि मतलब मैं दुर्भाग्यवश क्या है, कुएं से मेरा शरीर छूट गया था, मैं वहाँ से डर के भागने लगी और भागने के बाद उन्होंने मुझे पकड़ना चाहा, छोड़ना नहीं चाहा और कोई ने क्या है मुझे अपनी ओर खींच लिया। तो लेखक यहाँ पर कहते फिर क्या हुआ, उसने बड़ी उत्सुकता से उससे पूछा। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया, उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसद भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकड़ी पड़ी रही। अभी जब मुझे देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। अब यहाँ पर वो अपनी कहानी बताती है कि मतलब मैं भाई और बहन के बीच में पिसती रही, फिर जैसे तैसे मैं वहाँ से भागी और फिर है ना मैंने सोचा कि मैं पत्ते पे जाऊंगी तो धूप के साथ क्या है उड़ जाऊंगी, परंतु क्या रात हो गई थी तो सूरज चला गया था। अब सूरज नहीं था तो मैं उड़ नहीं सकती थी और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान भी नहीं है। तो मैंने भाग पर भरोसा करके पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही और अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई कि चलो मेरी अब जान बच जाएगी और मैं क्या है तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। उसने जैसे उसको इतनी दुख भरी कहानी सुनाई तो उसने कहा जब तक तुम मेरे पास हो तुम्हें कोई भी पत्ता छू नहीं पाएगा, मतलब तुम सुरक्षित हो। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य ना निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उसने कहा भैया आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं इसके लिए धन्यवाद। मैं तो उतनी देर की रक्षा चाहती हूँ जब तक सूर्य नहीं निकलता। सूर्य निकलेगा उसकी किरणें मेरे ऊपर पड़ेगी तो मैं उड़ जाऊंगी। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनक भी ना दुखेगा। उसने कहा कि मेरे पास अजीब अजीब सी घटनाएं हैं और उनकी कहानी यदि मैं तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम मेरे को जो रखोगे हाथ पर तो तुम्हें थोड़ा भी दुख नहीं होगा। अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हृदजन, हाइड्रोजन और ओसजन, ऑक्सीजन नामक 2 गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे आओ सूर्यमंडल में नहीं है? तो यहाँ पर ये कहानी सुनाना शुरू करती कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी और सूर्यमंडल क्या है अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। और वे दिन थे जब हमारे जो ब्रह्मांड में उथल पुथल भी मची हुई थी और अनेक ग्रह उपग्रह वहां पर बन रहे थे। तो इतने में इसने कहा ठहरो, क्या तुम्हारे जो पुरखे हैं अब सूर्यमंडल में नहीं है? हैं, उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्ज्वल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी, मतलब चकियाने लगी, चमचमाती है, उसको हम बोलते चौंधियाना। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण
हो जाएगा। वैसा ना हुआ, वह सूर्य से सहस्त्रों मतलब हजारों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। आगे बता रहे हैं कि वो टकराने के कारण जो हमारा सूर्य था, तो सूर्य का एक भाग टूट गया। टूटने के कारण ही वो अपने आप को संभाल नहीं सका और उसका जो टुकड़ा गिरा है वही पृथ्वी के नाम से जाना जाता है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी, मतलब जो पृथ्वी है हमारी, वह शुरुआत में क्या है, एक बड़े आग की गोला थी। क्योंकि सूर्य में क्या होती है, आग होती है। तो जब उसका एक टुकड़ा पृथ्वी पर बन के गिरा तो वो भी क्या है, आग थी। ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? उसने कहा ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बन गई? मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। उसने कहा कि हाँ, मुझे बात ठीक तो नहीं मालूम, परंतु मुझे ये मालूम है कि जो हमारा ग्रह है वह क्या धीरे धीरे ठंडा होने लगा। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हृदजन और औस जन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहां तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थीं तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने, कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक, कई लाख वर्षों तक, कई लाख। हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मैंने ऐसे दिलजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और उसकी बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। अब यहाँ पर वो पूरी कहानी बताती है किस प्रकार से हृदजन और औसजन की रासायनिक क्रिया हुई। उस कारण से मैं क्या है, उन्होंने अपने अस्तित्व को गंवाया, परंतु मेरे को उत्पन्न कर दिया, पैदा कर दिया। और पृथ्वी की चारों ओर में घूमती रही। फिर है ना, मुझे जब होश आया तो मुझे पता चला कि हम क्या भाप बन गए। भाप के बाद फिर ये बर्फ बने हैं और सूर्य की किरणें पड़ते ही उसकी जो सुंदरता है वह खिल उठी। और उसने बताया कि हमारे कई भाई जो हैं वह क्या उड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। और ये मतलब बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ पर कि मतलब इतना अच्छा दृश्य था। कितनों तक का मतलब यहाँ पे कई लाख वर्षों तक की बात बताई है। उसमें से उसने बताया है कि मैं तो 100-200 वर्ष पुरानी हूँ, मतलब ऐसी हूँ जैसे दाल में नमक के समान भी नहीं हूँ। तो इसकी मतलब दीर्घजीवी वार्तालाप से वो अपने आप को क्या धन्य मानने लग जाती है और उसकी क्या है, बूंद के प्रति उसकी जो बूंद होती है उसके प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा, मतलब आगे की घटना बता रही कि हम सब एक दिन क्या शांति से बैठे हुए थे और हवा में खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ कि मानो हम सरक रहे हों, मतलब खिसक रहे हों और सबके मुख पर क्या है, हवाइयां उड़ने लगी कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में ना था। मतलब इतने दिन तो हम आनंद से रहे, खुशी से रहे, तो अब हमारे ऊपर एकदम से कष्ट आया तो हम सह नहीं पा रहे थे।
बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर हम पर फिसल चले हैं। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के चलते जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप में पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझते थे कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उनमें निरा नमक भरा है। आगे बता रहे हैं कि मैं वहां से मतलब निकली और मैं क्या है एक गर्म धारा के संपर्क में आई और गर्म धारा के संपर्क में जब मैं आई तो मेरा जो अस्तित्व था वह ठंडक पहुंचाने के लिए हमें क्या उसकी गर्मी को सूखना प्रारंभ कर दी और उसके बाद में क्या पिघल पड़ी क्योंकि बर्फ थी और बर्फ से अब क्या है ये पानी बन गई और पानी बनी तो कहाँ पे जाके मिल गई समुद्र में। और जिस समुद्र में गई तो उसने सोचा कि यहाँ की जो सुंदरता है वह हमारे बंधु बांधवों के कारण ही, यहाँ पे जो चहल पहल है वह उनके कारण ही है। परंतु बाद में जब देखती कि समुद्र में तो बहुत सारे जीव जंतु हैं तो जीवों तो उसको पता चला कि दूसरे जीवों के कारण भी है। और जैसे ही उसके पानी से उसका स्पर्श हुआ तो उसको पता चला कि ये तो बिल्कुल समुद्र में नमक ही भरा हुआ है क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है वह खारा होता है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। मतलब शुरू में मैं जैसे ही मैं उसके संपर्क में आई समुद्र के पानी में तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि खारा था। फिर धीरे धीरे मैं क्या है उसके संपर्क में आ गई। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। उसने सोचा मैंने ऊपर आकाश में तो बहुत घूमा है, अब मैं समुद्र के नीचे जाती हूँ और देखती हूँ यहाँ पर क्या है। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। और जैसे ही ये समुद्र में गहराई में गई तो इसने क्या क्या देखा उसके बारे में इसने बताया है कि मैंने अलग अलग विचित्र विचित्र प्रकार की चीजें देखी। क्या देखी? धीरे धीरे चलने वाले घोंगे देखे, जालीदार मछलियाँ देखी और कई कई मन भारी मतलब बहुत बड़े बड़े कछुए देखे और कई हाथों वाली इसने मछलियाँ देखी। और एक मछली तो ऐसी देखी कि जो मनुष्य से भी कई गुना लंबी थी और उसके 8 हाथ थे। मनुष्य के तो 2 हाथ थे, उस मछली के 8 हाथ थे। वह क्या करती थी? उन हाथों से अपने शिकार को पकड़ लेती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी मतलब आश्चर्यचकित हो गई। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थीं और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। और अब क्या है, सूर्य अपने स्थान पर चला गया था, सूर्य डूब गया था। अब इसको अंधेरे के कारण क्या है कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ा बहुत प्रकाश था तो उसके कारण वो क्या है आंखों को फाड़ फाड़ कर देख रही थी। तो देखने के कारण क्या उसकी आंखें दुखने लगी थी। तो अचानक है उसने देखा कि कोई ऐसा लग रहा था मानो कोई लालटेन लेकर आ रहा हो। और जैसे ही उसने देखा कि एक मछली ऐसी चमक रही जैसे उसके शरीर में क्या है लाइट हो, प्रकाश हो।
तो अनजान मतलब बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां क्या है उसके पास आ जाती हैं उसके प्रकाश के कारण। तो वो मछली क्या करती है, उन्हीं मछलियों को जब भूख लगती है तो खा जाती है। विचित्र है, जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है, छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे तथा महा आलसी हैं। और उसने और समुद्र की गहराई में जाके देखा तो वहां पे उसको क्या कहा कि यहाँ पे पेड़ हैं, पहाड़ हैं और घाटी है, गुफा है, और वहां पर भी क्या है जो जीव रहते हैं वह क्या है अंधे और महान आलसी हैं, मतलब कुछ भी श्रम नहीं करते हैं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मतलब मैंने सोचा कि अब मैंने सब कुछ देख लिया, क्यों नहीं अब मुझे ऊपर चलना चाहिए, परंतु अब ऊपर जाना थोड़ा असंभव हो गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नीचे पहुंच गई थी। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वही पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। मतलब कुछ तो बोले कि अब हमें यहीं पे खड़ा रहना चाहिए, पड़ा रहना चाहिए, परंतु कुछ उत्साही थे जिनको कुछ कर दिखाने की इच्छा थी। तो उन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ पर नहीं रह सकते, हम तो पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखना चाहिए कि आखिर भीतर और क्या क्या छिपा हुआ है, क्या रहस्य है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी ना था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए आश्चर्य था। हमारे अगवा कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओषजन और हृदजन में विभाजित हो गया। इस घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। अब ये उन्होंने देखा एक घटना इन लोगों के साथ गई कि जैसे ये आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं तो अचानक क्या होता है कि इनको बहुत ज़्यादा तापमान मिल जाता है और अत्यधिक तापमान होने के कारण, गर्माहट होने के कारण वो उनको सह नहीं पाते हैं। तो इनके जो आगे चलने वाले भाई बंधु थे तो वो तो क्या है ओषजन और हृदजन ऑक्सीजन के रूप में बन करके वहां से निकल गए, मतलब वो मर गए। और इन लोगों की दुर्घटना को देख करके कान खड़े हो गए कि बाप रे अब पता नहीं क्या होगा। तो इन्होंने क्या बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल कर भागना शुरू किया। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। और बताया कि हम लोग वहां से भागे तो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर कि यह पृथ्वी का जो गर्भ है वह हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से अगले प्रश्न पर देखते हैं। ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। और अचानक हमने क्या देखा कि पृथ्वी फट गई है और जैसे ही पृथ्वी फटी तो उसमें से क्या क्या निकला उसके बारे में बताया कि धुआं, रेत, पिघली हुई धातुएं, लपटें निकली और उस दृश्य को देखने के लिए हमारी इच्छा जागने लगी।
मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो। उसने लेखक ने कहा कि हाँ मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात बता रही हो। हाँ तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। मतलब इनकी पुरानी जो सहेली थी आंधी उसके भी इनको दर्शन हो गए, मतलब मुलाकात हो गई। वह हमें पीठ पर लादे, कभी इधर ले जाती कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक गए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। और बता रहे हैं कि आंधी मिलने के कारण हम स्वच्छंद हो गए, खूब आराम से आकाश में घूमने लगे, इधर घूमते उधर घूमते। और एक दिन क्या है, भाप जल कण के कारण हम भारी हो गए और भारी होने के कारण हम क्या है, झुक गए। और झुकने के कारण हम क्या है, एक बूंद बनकर के नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचली हो एक ओर को बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। और आगे बताया कि हम पहाड़ पे गिरे और पहाड़ में हम साथियों के साथ क्या थे, मैंने कुचैली हो गए, गंदे हो गए। उसके बाद क्या है, हम पत्थरों पर यहाँ एक पत्थर से लेके दूसरे पत्थर पर कूदते किलकारी मारते, जैसे बच्चे लोग खेलते रहते हैं, ऐसे हम लोगों ने खूब आनंद उठाया। उस आनंद को हम भूल नहीं सकते। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन कर सकती है। आगे बताया है कि आपने देखा होगा कि जब वो बाढ़ वगैरह आती है, बहुत ज़्यादा पानी निकलता, तो बड़ी बड़ी चट्टानों में से भी जो नदी वगैरह होती है वो अपना रास्ता बना लेती, पानी अपना क्या करता है, रास्ता बना लेती। तो उसने बताया कि मतलब जो आप लोग रेत वगैरह देखते हो और चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े देखते हो, हम लोगों की वजह से ही बनते हैं। अपनी वजहों में उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। उसने सब कुछ देख लिया था तो उसने सोचा कि क्यों नहीं अब समतल भूमि पे जाया जाए और वहां का दृश्य देखा जाए। इस कारण से मैंने क्या किया, छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बड़ी की अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह उसकी बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से उछल हो गई। और आगे की कहानी में बताती है कि मैं मतलब नदी में बड़े मजे से रह रही थी और धीरे धीरे फिर क्या है, मैं आगे बढ़ी। और एक बार मेरे साथ ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि मैं क्या है, नल में के पानी की बूंद पड़ गई, मतलब नल में चली गई। अब नल में मैं क्या है, इस नल में घूमती, कभी उस नल में घूमती और वहां से भागने की भी चेष्टा करती, परंतु भाग नहीं पाती। परंतु एक बार ऐसा भाग्य ने मेरा साथ दिया कि वो नल क्या है, टूट गया। और नल टूटने के कारण क्या है, मैं वहां से निकल भागी और वहां से निकल के क्या है, मैं बेर के पेड़ के पास पहुंच गई और वहीं पर रुक गई। और उसने बताया कि वहीं से मैं क्या है, तुम्हारे हाथ पर आकर गिर गई। अब क्या है,
उसकी कहानी सुनाते सुनाते सूर्य देवता प्रकट हो जाते हैं, मतलब सूरज निकल आता है। तो उसने कहा अब तो मुझे नहीं रोक पाओगे, अब मैं क्या है चली जाऊंगी। और वह क्या है ओस की बूंद धीरे धीरे वहां से घटी और आंखों से ओझल हो गई, मतलब दिखाई नहीं दी। अब आते हैं हम इसके अगले प्रश्न अभ्यास के प्रश्न पर। प्रश्न अभ्यास से हम पहला प्रश्न देखेंगे पाठ से। लेखक को उसकी बूंद कहाँ मिली? तो लेखक को उसकी बूंद पेड़ की झाड़ी पर मिली। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? तो ओस की बूंद क्रोध और घृणा से इसलिए कांप उठी क्योंकि पेड़ों की जड़ों में निकले रोएं द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ में खींच लाना व उनको खा जाना याद करते ही वह कांपने लगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज पुरखा क्यों कहा? तो जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई, दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ, इसलिए बूंद ने इन दोनों को अपना पूर्वज कहा है। अगला है कि पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या है पानी की जो कहानी है उसके बारे में बताना है। तो पानी का जन्म हृदयजन और ओसजन अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होती है। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी और उसके साथी ग्रहों का उद्भव ही नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम की दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी स्थित थी। किसी उल्का पिंड के सूर्य के टकराने से सूर्य के टुकड़े हो गए और वही एक टुकड़ा क्या है पृथ्वी पर गिरा, मतलब पृथ्वी के रूप में उत्पन्न हुआ। और इसी क्रम में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई और दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ। सबसे पहले बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इर्द गिर्द घूमती रहती थी और उसके बाद ठोस बर्फ के रूप में विद्यमान हो जाती थी। समुद्र से होती हुई वह गर्म धारा में मिलकर ठोस रूप को त्याग कर जल का रूप धारण कर लेती है। अब है कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाती हुई किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को पढ़कर यह पता चलता है कि ओस की बूंद सूर्य उदय की प्रतीक्षा कर रही थी। अब है पाठ से आगे। जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई हैं। तो जल चक्र के विषय में जानकारी हम दे सकते हैं, मतलब जल कैसे बनता है। और पानी की कहानी से तुलना करके देखें तो लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई। तो वो मतलब जल कैसे बनी और पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई, ये इनके पूर्वज कौन थे, तो ये सारी जो बातें हैं वह इन्होंने यहाँ पर बतानी है। पानी की कहानी पाठ में ओस की बूंद अपनी कहानी स्वयं सुना रही है और लेखक केवल श्रोता है। इस आत्मकथात्मक शैली में आप भी किसी वस्तु का चुनाव करके कहानी लिखें। तो इसके लिए आप कर सकते हैं, जैसे आप अपने खिलौने के ऊपर लिख सकते हैं या आपकी जो प्रिय वस्तु है उसके ऊपर लिख सकते हैं। समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती। तो समुद्र के तट पर बसे नगरों में ना तो अधिक ठंडी पड़ती और ना ही अधिक गर्मी। क्यों? क्योंकि वहां का जो वातावरण है उसमें सदा नमी बनी रहती है। पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? क्या इस क्रिया को जानने के लिए कोई आसान प्रयोग है? जानकारी प्राप्त कीजिए। तो पेड़ के नीचे फव्वारा तो नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से
पत्ते ए तक पानी कैसे पहुंचता है, इस क्रिया को जो वनस्पति शास्त्र है उसमें से क्या कहते हैं, तो उसके बारे में हमें बताना है। और क्रिया का जो प्रयोग है वह कैसे करते हैं इसकी जानकारी हमें एकत्रित करना है। तो आप अपनी शिक्षिका से पूछकर कर सकते हैं। और मैं अपने आधार पे आपको बता देती हूँ कि पेड़ की जड़ों व तनों में जाइलम और फ्लोएम नामक वाहिकाएं होती हैं जो पानी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाती हैं। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवहन कहते हैं। संवहन को इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। और इसका जो प्रयोग है वह आपकी टीचर के साथ आप कर सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा की बात पर, किसी भी क्रिया को पूरी करने में जो भी संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं वे अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों में वाक्य में दिखाई पड़ते हैं। जैसे वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी। जकड़ना क्रिया तभी संभव हो पाएगी जब कोई व्यक्ति वह जकड़ने वाला हो, कोई वस्तु शिकार हो जिसे जकड़ा जाए। इन भूमिकाओं की प्रकृति अलग अलग है। व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेदों जैसे कर्ता, कर्म, करण आदि से स्पष्ट होती हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार के 5 और उदाहरण खोजकर लिखिए और उन्हें भली भांति परिभाषित कीजिए। तो हम इनके उदाहरण आपको बता रहे हैं। सबसे पहला उदाहरण है कि आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। पकड़कर संबंध कारक है क्योंकि यहाँ पर क्या है, संबंध बताया गया है। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। तेजी से में अपादान कारक है। जब कोई चीज अलग होती है, अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। तो मैं यहाँ पे क्या है, कर्ता कारक है। वह चाकू से फल काटकर खाता है। तो चाकू से में करण कारक है क्योंकि जहाँ पर क्या है, माध्यम होता है, सहारा होता है, वहां पर क्या होता है, करण कारक होता है। बदलू लाख से चूड़ियां बनाता है। तो लाख से यहाँ पर क्या है, करण कारक है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।